स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा, सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। ईरान एंड यूएस, ईरान और यूएस ने कुछ किया है। यहाँ पे देखो क्या किया है। सबसे पहले ईरान और यूएस की बात हो गई। ईरान और यूएस ने क्या किया है, डिग इन हील्स। उन्होंने डिग इन हील्स किया है। अब ये आ गया एक इडियम, इंग्लिश में एक इडियम है, डिग इन योर हील्स। डिग मतलब गाड़ देना होता है ना, और हील मतलब एड़ियां, मतलब एड़ियां गाड़ दी दोनों ने। अगर कोई एड़ी गाड़ दे जमीन में तो इसका मतलब बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं खिसकूंगा, कितना ही धक्का दे ले मुझे, मैंने तो एड़ियां गाड़ दी जमीन में, ना मैं इधर होऊंगा ना मैं उधर होऊंगा, टस से मच नहीं होऊंगा मैं। तो अगर कोई इंसान एड़िया गाड़ के खड़ा हो जाता है कहीं पे, कहने का मतलब ये होता है कि वो नहीं मान रहा, वो अपना फैसला नहीं बदल रहा, वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तो इंग्लिश में ये एक इडियम है, डिग इन हील्स। जैसे आई डग इन माई हील्स व्हेन ही वांटेड मी टू गो टू द मार्केट। जब वो कह रहा था ना बाजार जाने की, मैं तो भाई अड़ के खड़ा हो गया, मैं नहीं जा रहा, किसी और को ले जा, किसी और को भेज। ठीक है, तो इफ यू डग इन योर हील्स यू रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, यू रिफ्यूज टू चेंज योर डिसीजन। फाइन, so that's what digging in heels means। तो ईरान और यूएस जिद पर अड़ गए एज तेहरान टाइटन्स, और साथ ही साथ देखो तेहरान ने टाइटन किया, यानी बहुत मजबूत बना दिया। किसको? इट्स ग्रिप, यानी अपनी ग्रिप को, अपनी पकड़ को बहुत ही मजबूत बना दिया ऑन हॉर्मुज स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब वही समुद्र का एक छोटा सा रास्ता है, पतला सा, जहां से बहुत सारा सामान इधर उधर आता जाता है, जिसको ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में इसको कई बार एक्सप्लेन किया है। ईरान और ओमान के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, पतला सा, और यहीं के थ्रू बहुत सारा तेल, गैस और कई तरह के सामान ना गुजरते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इसको बंद कर दिया है ईरान ने, और अपनी ग्रिप को, अपनी पकड़ को अब देखो और भी मजबूत बना लिया उसके ऊपर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ईरान और यूएस, और वर्ब है डिग इन हील्स, ये पूरा इडियम उन्होंने डिग इन हील्स कर लिया। फिर एज कंजंक्शन है, तेहरान सब्जेक्ट है, और तेहरान के लिए वर्ब आ गया टाइटन्स। टाइटन का ऑब्जेक्ट है ग्रिप, अपनी ग्रिप को टाइटन कर लिया, और इट्स एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है। ये ग्रिप किसकी है? उसकी ग्रिप है। ग्रिप किसके ऊपर है? ऑन हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ये ग्रिप है। ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों देश अपीयर्ड, ये दिखे एट एन इम्पास, जैसे कि ये एक इम्पास पे हो। वो भी कब? ऑन थर्सडे को। इम्पास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इम्पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आगे बढ़ना ही मुमकिन नहीं है, आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है। दो लोग, दो पार्टीज आपस में एक ही जगह पे फंस चुकी हैं और कुछ भी आगे बढ़ा नहीं जा रहा, डेड एंड हो गया वो एक तरीके से। वो आर्ग्यू कर रहे हैं और दोनों सहमत हो ही नहीं पा रहे, कोई मिडिल ग्राउंड ही नहीं मिल रहा उनको। जैसे कि दोनों पड़ोसी लड़ रहे थे, मैं बोलूँगा द नेबर्स वर फाइटिंग एंड दे हिट अ कंप्लीट इम्पास। उन्होंने एक इम्पास को हिट कर दिया। इम्पास हिट करने का मतलब है कि उनकी नेगोशिएशन खत्म ही नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे की बात पर अड़े हुए थे, अपनी अपनी बात पे, और कुछ सोल्यूशन ही निकल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन को इम्पास बोलते हैं। जैसे वी आर एट एन इम्पास, इसका मतलब हो गया कि हम दोनों उलझे हुए हैं एक ही जगह पे, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो उसे कहते हैं इम्पास। तो ये दोनों देश दिखे एट एन इम्पास, कब? ऑन थर्सडे, विद ईच साइड, और साथ ही साथ विद बताएगी क्या हो रहा था कि ईच साइड यानी दोनों ही देश हार्डनिंग इट्स पोजीशन, दोनों ही देश, हर एक देश अपनी पोजीशन यानी अपना जो उनका रुख है उसको मजबूत कर रहा था, उसको और कठोर बना रहा था। ये पोजीशन उनकी बातों को लेकर थी, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे? सेटिंग द स्टेज, वो बिल्कुल मंच तैयार कर रहे थे फॉर अनदर, यानी एक और, पोटेंशियल यानी संभावित, एस्केलेशन यानी वृद्धि। वृद्धि किसमें है? इन द वेस्ट एशिया वॉर, वेस्ट एशिया के युद्ध में। मतलब ये दोनों ही पार्टीज ने अपना रुख कड़ा कर लिया, और इसकी वजह से पश्चिम एशिया युद्ध में एक और संभावित वृद्धि के लिए मंच तैयार हो गया। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। मेन वर्ब है अपीयर, और ये अपीयर कैसे अपीयर हुए? अपीयर एट एन इम्पास, और कब? ऑन थर्सडे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये, ऑन थर्सडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये। अब विद हमको बता रही है कि साथ ही साथ क्या हो रहा था। विद प्रेपोजिशन एक और सिचुएशन बता रही है कि साथ ही साथ क्या हो रहा था। अब विद का ऑब्जेक्ट बना ईच साइड, ईच साइड का मतलब है वो दोनों ही पक्ष। ईच यहाँ पर
डिटर्मिनर है साइड के लिए, और साइड का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, ये दोनों साइड। हार्डनिंग, ये आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल कि दोनों ही साइड हार्डन कर रहे थे, मतलब और ज़्यादा मजबूत बना रहे थे, और भी ज़्यादा जो उनका रुख है उसको मजबूत बना रहे थे, कड़ा बना रहे थे। इस पोजीशन, अपनी पोजीशन को कड़ा बना रहे थे। किस चीज़ को लेकर थी उनकी पोजीशन, ओवर टॉक्स, बातचीत को लेकर। एंड एक तो हार्डन कर रहे थे और दूसरा देखो सेटिंग कर रहे थे, वो सेट कर रहे थे। सेट कर रहे थे किसको, स्टेज को, स्टेज सेट कर रहे थे, एक मंच तैयार कर रहे थे। फॉर, यहाँ पर प्रेपोजिशन है जिसमें फॉर का ऑब्जेक्ट है एस्केलेशन। एस्केलेशन कैसा है, पोटेंशियल है, संभावित है, पॉसिबल है, और अनदर यानी कि एक और है, दूसरे वाला है। और कहाँ पे है, इन द वेस्ट एशिया वॉर, वेस्ट एशिया के वॉर में, जहाँ पे इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो वॉर है और वेस्ट एशिया नाउन मॉडिफायर हो गया वॉर के लिए। थाउजेंड्स मोर यूएस ट्रूप्स, यानी हजारों और यूएस के ट्रूप्स, यानी यूएस के सैनिक, नियर द रीजन, वो रीजन के नज़दीक आए, वो इस क्षेत्र के नज़दीक आए। वाइल, जबकि दूसरी जगह, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, तेहरान टाइटन इट्स ग्रिप, तेहरान ने मजबूत किया अपनी पकड़ को ऑन द क्रूशल, महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो उनकी पकड़ थी उसको मजबूत बना लिया। यहाँ पर देखो नियर को एज अ वर्ब यूज किया गया है, जहाँ पे इसका मतलब है नज़दीक आना। तो इन ट्रूप्स ने नियर किया, और नियर का ऑब्जेक्ट है रीजन, और वाइल एक कंजंक्शन है जो कि साइमल्टेनियस एक्टिविटी को दिखाता है कि एक तरफ तो यूएस के ट्रूप्स, यूएस के सैनिक उस क्षेत्र के नज़दीक आए, और दूसरी जगह जो दूसरा क्लॉज आ गया उसमें सब्जेक्ट है तेहरान, वर्ब है टाइटन, टाइटन का ऑब्जेक्ट है ग्रिप, और ग्रिप किसके ऊपर है, ऑन ने बताया इस क्रूशियल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है। सायरन्स ओवर इजराइल वार्नड ऑफ, इजराइल के ऊपर बजे बहुत सारे सायरन्स, और इन सायरन्स ने वार्न किया, चेतावनी दी, किसकी, बराजेस ऑफ इनकमिंग इरानियन मिसाइल्स, यानी ईरान की तरफ से आ रही थी बराजेस ऑफ मिसाइल्स, यानी मिसाइल्स की एक बौछार आ रही थी। बराज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लगातार और तेज़ बौछार अगर हो तो उसे बराज बोलो। जैसे अगर किसी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो आपने फेस किया एक बराज ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर बहुत सारा क्रिटिसिज्म किसी का हुआ तो मैं बोल सकता हूँ ही फेस्ड अ बराज ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। बहुत सारे हमले हुए तो अ बराज ऑफ अटैक्स, तो अ बराज ऑफ इनकमिंग यानी उधर से आ रही ईरान की मिसाइल्स। एंड गल्फ नेशंस वर्कड, गल्फ नेशंस ने काम किया टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट करने का, बीच में ही रोकने का, फायर को, ये जो लॉन्च किया जा रहा था इतनी मिसाइल्स को, इसको बीच में ही रोकने का काम किया। इंटरसेप्ट करना मतलब हवा में ही बीच में शूट डाउन कर देना जो भी मिसाइल आ रही है उसको, ताकि वो आगे ना बढ़े, टारगेट तक ना पहुंचे। तो उसको इंटरसेप्ट करने का काम किया गल्फ नेशंस ने। गल्फ नेशंस जैसे कि यूएई, कतर, बहरीन एट्सेट्रा। हैवी स्ट्राइक्स यानी बहुत भारी हमले, वर रिपोर्टेड यानी इनको रिपोर्ट किया गया, यानी इनकी खबर दी गई, खबर मिली है बहुत भारी हमलों की। इन बताएगा कहाँ पे, ईरान कैपिटल, ईरान की राजधानी, और दूसरे शहरों में खबर मिली है किसकी, भारी हमलों की। शॉर्ट ऑफ ए नेगोशिएटेड सोल्यूशन, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। जैसे मेरे पास पैसों की कमी है तो मैं बोलूँगा आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है, पैसों का अभाव है। तो शॉर्ट ऑफ ए नेगोशिएटेड सोल्यूशन, तो एक ऐसा समाधान तो मिला नहीं था, कोई बातचीत करके कोई समाधान तो मिला नहीं था, इस समाधान का अभाव था। तो इसमें क्या हुआ, द यूएस वुड नीड अ ड्रामेटिक एस्केलेशन, यूएस को ज़रूरत पड़ेगी एक ड्रामेटिक एस्केलेशन की, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से उनको आगे काम करना होगा, वृद्धि करनी होगी हमले में, वॉर में, टू एंड, ताकि वो एंड कर सके ईरान के हमलों को, एंड रिस्टोर कर सके, बहाल कर सके, वापस से ला सके किसको, द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, माल का फिर से फ्लो हो सके, जो भी गुड्स है, खरीदने बेचने वाले सामान यहाँ से वहाँ जाने वाले हैं, उनका मुक्त हो जाना चाहिए प्रवाह, थ्रू द स्ट्रेट, इस स्ट्रेट के थ्रू जिसको ब्लॉक किया हुआ है ईरान ने। वेयर 20% ऑफ ऑल ट्रेडेड ऑयल, ये स्ट्रेट कौन सी स्ट्रेट है, जहाँ पे जितना भी ऑयल ट्रेड किया जाता है उसका 20%, एंड नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, जितना भी ऑयल ट्रेड किया जाता है उसका 20% और नेचुरल गैस का 20% वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन पीस टाइम में, मतलब जब हालात सही चल रहे होते हैं। इस वक्त तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड है, जब क्लोज नहीं होती है, जब शांति का समय होता है तो नॉर्मली 20% ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ईरान रिजेक्टेड अ सीज फायर, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया सीज फायर को। सीज फायर किसे कहते हैं, जब दोनों ही पार्टीज
फायर करना बंद कर दे, उसे सीज फायर कहते हैं। सीज मतलब रोकना होता है, और सीज फायर का मतलब सीधा आप समझ सकते हो कि फायरिंग को रोक दिया गया, हम लोगों को रोक दिया गया। एक ऐसा अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, इसी को कहते हैं सीज फायर। तो ईरान ने तो रिजेक्ट कर दिया सीज फायर को, सीज फायर के प्रपोजल को। यहाँ पे दरअसल सीज फायर एक नॉन मॉडिफायर है प्रपोजल के लिए। ईरान ने रिजेक्ट किया है प्रपोजल को, रिजेक्ट का ऑब्जेक्ट है प्रपोजल। प्रपोजल कौन सा है? सीज फायर वाला प्रपोजल है। सीज फायर नॉन मॉडिफायर हो गया प्रपोजल के लिए। पुट फोर्थ बाय द यूएस, जिसको किसने पेश किया था? यूएस ने। वाइल पुटिंग फोर्थ, और साथ ही साथ उन्होंने सामने रखा, सामने पेश किया किसको? इट्स ओन डिमांड्स, अपने खुद की मांगों को पेश किया ईरान ने। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एनवॉय, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के एनवॉय, एनवॉय कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है। एक इंसान जिसको आप भेजते हो किसी मिशन पे, वो इंसान आपका बन जाता है एनवॉय। जैसे एक कंट्री ने दूसरे कंट्री में एक एनवॉय भेजा पीस को डिस्कस करने के लिए। ये एनवॉय कौन है? स्टीव विटकॉफ कंफर्म्ड, इन्होंने कंफर्म किया, इन्होंने पुष्टि करी, द यूएस हैज़ प्रेजेंटेड अ 15 पॉइंट एक्शन लिस्ट। इन्होंने पुष्टि करी है किस बात की? कि अमेरिका ने प्रेजेंट किया है, अमेरिका ने पेश किया है एक 15 पॉइंट वाला एक्शन लिस्ट, वो भी ईरान को, टू ईरान, डिलीवर्ड थ्रू पाकिस्तान, जिसको डिलीवर किया गया था पाकिस्तान के माध्यम से, एज अ फ्रेमवर्क फॉर अ पॉसिबल पीस डील, एक संभावित पीस डील यानी शांति समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पे इस एक्शन लिस्ट को सेंड किया गया था। फ्रेमवर्क एक ढांचा बना, ये एक ढांचे के तौर पे भेजा गया था। किसको? इस एक्शन लिस्ट को, जो 15 पॉइंट की है। सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, बल्कि उनका एनवॉय है, जो कि कौन है? स्टीव विटकॉफ। यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट, और फिर आ गया वर्ब। उन्होंने कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया? ये पूरा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट है यूएस, यूएस ने किया है हैज़ प्रेजेंटेड, प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब। इसका ऑब्जेक्ट है एक्शन लिस्ट। एक्शन लिस्ट कैसी है? 15 पॉइंट वाली, मॉडिफायर है एक्शन लिस्ट के लिए। और रेसिपिएंट कौन है इस ईरान का? ये बताया टू प्रेपोजिशन ने, जो कि टू अक्सर करती है। और ये डिलीवर्ड थ्रू, ये डिलीवर्ड थ्रू जो है ये इस लिस्ट के लिए ही मॉडिफायर है यहाँ पे। विच वॉज डिलीवर्ड, उसको शॉर्ट में लिख दिया डिलीवर्ड, जिसको डिलीवर किया गया थ्रू पाकिस्तान। थ्रू ने जरिया बताया, मीडियम बताया, और थ्रू का ऑब्जेक्ट पाकिस्तान है। और अब दूसरा एज प्रेपोजिशन बता रही है कि इसको जब भेजा गया तो किस रूप में भेजा गया। तो एज का ऑब्जेक्ट है फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क के रूप में, एक ढांचे के रूप में। और ये फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए था? पर्पस क्या था? फॉर प्रेपोजिशन बता रही है कि क्या था? एक पॉसिबल पीस डील, एक संभावित शांति का समझौता, कि क्या पता शांति हो जाए, क्या पता ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये एक पीस डील बन जाए, हो सकता है। इसके लिए फ्रेमवर्क के रूप में ईरान को भेजा गया। इफ़ वी कैन कन्विंस ईरान, अगर हम ईरान को कन्विंस कर दें दैट दिस इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? एक निर्णायक मोड़, मतलब एक टर्निंग पॉइंट समझ लो, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है विद नो गुड अल्टरनेटिव्स, और कोई अच्छे विकल्प नहीं है, और कोई अच्छे ऑप्शंस नहीं है फॉर देम, उनके लिए, अदर देन मोर डेथ, और मृत्यु और डिस्ट्रक्शन यानी सर्वनाश को छोड़कर। यानी अब उनके पास कोई अच्छे विकल्प नहीं है, सिर्फ मृत्यु और विनाश ही है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन और डेथ ही है। वी हैव स्ट्रॉन्ग साइंस, हमारे पास पुख्ता संकेत हैं, दैट दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये एक संभावना है। एंड इफ अ डील हैपन्स, और अगर समझौता हो जाए, इट विल बी ग्रेट, तो कमाल हो जाएगा, फॉर द कंट्री, इस कंट्री के लिए, फॉर ईरान, ईरान के लिए, एंड द एंटायर रीजन, इस पूरे क्षेत्र के लिए। ईरान हैज़ बीन ब्लॉकिंग शिप्स, ईरान शिप्स को ब्लॉक करता आ रहा है, फ्रॉम द स्ट्रेट, उस स्ट्रेट से, दैट इट परसीव्स, जिसको परसीव करता है, यानी जिसको वो समझता है, एज लिंक्ड, कि वो जुड़े हुए हैं, टू द यूएस एंड इजरायली वॉर एफर्ट, यूएस और इजराइल जो वॉर चला रहे हैं, उनके वॉर में जो एफर्ट्स हो रहे हैं, उसके एफर्ट्स का हिस्सा वो जिस भी शिप को समझता है उसको करता आ रहा है, वो ब्लॉक, उसके लिए हॉर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करता आ रहा है। वाइल लेटिंग थ्रू अ ट्रिकल ऑफ अदर्स, और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है?
लेट कर रहा है यानी अलाउ कर रहा है, थ्रू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू गुजरने दे रहा है, अ ट्रिकल ऑफ अदर्स, बस थोड़े ही कुछ और को गुजरने दे रहा है। ट्रिकल का मतलब आपको पता है, जैसे अगर आप टैप खोल दो और ज़्यादा नहीं खोला आपने, थोड़ा सा खोला है, थोड़ा थोड़ा पानी नीचे गिरे जा रहा है, तो ये जो वाटर का फ्लो होता है ना, इसको आप ट्रिकल बोलते हो, और आप बोल सकते हो द वाटर इज ट्रिकलिंग। तो ज़्यादातर शिप्स को तो ब्लॉक कर देते हैं वो, और ट्रिकल ऑफ अदर्स यानी थोड़ा बहुत फ्लो चालू रखते हैं, थोड़े बहुत शिप्स को वो आगे जाने देते हैं, पास थ्रू होने देते हैं। आज समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स। जसीम मोहम्मद अल बुदैवी, जो कि कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक अलायंस है, एक संगठन है कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूएई। तो इन ऐसे कंट्रीज का जो एक संगठन है, एक अलायंस है, इनका काम क्या होता है, ये कोशिश करते हैं कि देश आपस में कोऑपरेट करें ताकि सब आर्थिक राजनीतिक तौर पे सबका फ़ायदा हो। तो ये जो कोऑपरेशन है, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जसीम मोहम्मद अल बुदैवी। उन्होंने कहा ईरान वाज चार्जिंग फॉर सेफ पैसेज, कि ईरान चार्ज कर रहा है यानी ईरान पैसे ले रहा है सेफ पैसेज के लिए, कि अगर आपको सेफली जाना है यहाँ से तो आपको जो है कुछ शुल्क देना होगा। ईरान फार्स एंड तस्नीम न्यूज़ एजेंसीज, ईरान की 2 न्यूज़ एजेंसीज हैं, मतलब कि समाचार की एजेंसीज हैं, ठीक है। क्या है, फार्स एंड तस्नीम, कोटेड, उन्होंने कोट किया यानी उन्होंने बताया कि किसी इंसान ने क्या बोला था। लॉ मेकर, एक सांसद मोहम्मद रेजाई कोची, उनको उन्होंने कोट किया। किसी को कोट करने का मतलब होता है ये बताना कि उस इंसान ने क्या बोला था। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी लीडर ने क्या बोला था, तो मैं बोलूँगा आई कोटेड द लीडर। तो इन एजेंसीज ने कोट किया इस पर्सन को, मोहम्मद रेजाई कोची को, एज सेइंग, कि वो कह रहे थे कि पार्लियामेंट वाज वर्किंग, कि पार्लियामेंट काम कर रही है, संसद काम कर रही है, टू फॉर्मलाइज करने के लिए दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को फॉर्मलाइज करने का काम कर रही है, उस प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने का काम कर रही है। किस प्रक्रिया को, जो वो शुल्क लिया जा रहा है सेफ पैसेज के लिए। एंड दैट इट वॉज नेचुरल फॉर शिप्स टू पे फॉर इट, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि जहाज़ों के लिए भुगतान करना तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, ऐसा तो होता ही है, उनको तो शुल्क देना ही चाहिए। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस, जो कि एक सर्विस है जो शिप्स और शिपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शिप्स कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है ये सर्विस। ये समझ लो कि ये ना शिप्स के लिए गूगल मैप्स है, तो ये इन्फॉर्मेशन देती है ये इंटेलिजेंस। कॉल्ड इट, इसने इसको क्या बोला, अ डिफेक्टो टोल बूथ रजीम, यानी ये जो उनका सिस्टम है ना कि वो सेफ पैसेज देने के लिए शिप्स को चार्ज कर रहे हैं, इसको उन्होंने बोल दिया एक डिफेक्टो ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो एग्जिस्ट कर रही है, भले ही वो लीगल हो या ना हो, एक्सेप्टेड हो या ना हो, लेकिन ऐसा हो ज़रूर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टो। और क्या है टोल बूथ, यानी टोल बूथ किसे कहते हैं, कि जब किसी रास्ते से गुजरने के लिए आपसे शुल्क लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो टोल बूथ है। तो वो एक डिफेक्टो टोल बूथ है, यानी ऐसा टोल बूथ है जो डिफेक्टो है, मतलब शायद वो लीगल है या नहीं है, एक्सेप्टेड है या नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट ज़रूर कर रहा है। सेइंग, साथ में क्या कहते हुए कि एटलीस्ट कम से कम 2 वेसल्स का मतलब यहाँ पर शिप्स है, हैव पेड, उन्होंने भुगतान कर भी दिया है, इन युआन, वो भी युआन में, चाइना की करेंसी है जो कि इस करेंसी का यूज़ करते हुए 2 शिप्स तो ऑलरेडी हमें पे कर भी चुके हैं, ठीक है, ईरान को पे कर भी चुके हैं उस सेफ पैसेज को यूज़ करने के लिए। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह डीपली इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।